बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, लास्ट क्लास में वैसे तो हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ स्टिल चीज़ें हैं और एक इफेक्ट बाकी है। उसका नाम है चेंज इन डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। तो उसको डिस्कस करना था, फिर जाके ये टॉपिक मुकम्मल तौर पे क्या होगा, कंप्लीट होगा आपका। सवाल मेरे पास एक आया था कि क्या जो प्रोविजंस हम क्रिएट करते हैं उनका भी हमें डिस्क्लोजर्स देना होता है। तो लास्ट क्लास हमारी यही हुई थी कि हमें एक तो नोट्स टू द अकाउंट के सेक्शन में प्रोविजंस के बारे में ये बताना होता है कि उनके ओपनिंग बैलेंस में कितना इजाफा हुआ, फिर कितना प्रोविजन रिवर्स हुआ, कितनी उसमें से क्या हुई, यूटिलाइजेशन हुई। मूवमेंट तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी, लेकिन हर मूवमेंट के नीचे एक बात और लिखी हुई थी। लास्ट क्लास यहीं पे एंड हुई थी, लेकिन उसके बावजूद सवाल आ जाता है। वो क्या है? एन एंटिटी शैल ऑल्सो डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन। यानी हर क्लास या हर कैटेगरी के बारे में आप कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोज करोगे। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की हर क्लास के बारे में आप उसका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ, ये सब इजाफी डिस्क्लोज करते थे ना, वैसे an entity shall also disclose the following for each class of provision: a brief description of the nature of the obligation and the expected timing of any resulting outflows of economic benefits। जिस लाइबिलिटी को आपने अपने पास क्रिएट किया है वो कितने अरसे में आपको सेटल होते हुए नजर आ रही है। उसके बाद an indication of uncertainties about the amount or timing of those outflows where necessary to provide adequate information, an entity shall disclose the major assumptions made concerning future events। ये सारी बातें मैं लास्ट क्लास में कर चुका था। तो सवाल जो आया था मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ कि हाँ, जिन लाइबिलिटीज़ को हमने प्रोविज़न के तौर पे क्रिएट किया उनका एक तो ये नोट बनेगा, और नोट के अलावा फर्दर हर क्लास के लिए अलग अलग डिस्क्लोजर बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा उसकी एग्जाम्पल भी लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। जैसे वारंटी प्रोविजन बन गया, वारंटी की मूवमेंट आ गई, अब डिस्क्लोजर क्या है? अ प्रोविजन ऑफ ₹60,000 हैज़ बीन रिकग्नाइज फॉर एक्सपेक्टेड वारंटी क्लेम्स। ये इजाफी इंफॉर्मेशन है। हमने अपनी बुक्स में इस साल 60,000 का वारंटी प्रोविजन क्रिएट किया है ऑन प्रोडक्ट्स सोल्ड ड्यूरिंग लास्ट 3 years। It is expected that the majority of this expenditure will be incurred in the next financial year। जो लाइबिलिटी आज ईयर एंड पे मौजूद है वो यूटिलाइज हो जाएगी अगले, इसका मेजॉरिटी पोर्शन अगले अकाउंटिंग पीरियड में यूटिलाइज हो जाएगा, एंड विल बी इनकर्ड विद इन 2 years आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। और मुकम्मल तौर पर आज से 2 साल के अंदर अंदर ये लाइबिलिटी मुकम्मल तौर पर सेटल हो जाएगी। ये इजाफी इंफॉर्मेशन। नीचे प्रोविज़न हमने बनाया था 60 से 70 साल के उसमें, लेकिन चांस है कि जी इसको सेटल होने में 100 से 110 साल लग जाए। तो अनसर्टेनिटी हमने बता दी थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि डिस्काउंटिंग हमने वैसे तो की है 60 से 70 साल का हिसाब लगाकर, ऐसे कुछ था मेरे ख्याल से इसके अंदर। लेकिन अगर आप 100 से 110 साल पे डिस्काउंटिंग करते तो प्रेजेंट वैल्यू और कम हो जाती। ये सारी बातें लास्ट क्लास में हुई थी, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास इधर ही एंड हुई थी। उसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर कैसे था, उसको कैसे बताया जाएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटीज unless the possibility of an outflow in settlement is remote, जब तक outflow remote now, an entity shall disclose for each class of contingent liability at the end of reporting period, and a brief description of the nature of the contingent liability and where practicable an estimate of its financial effect,
an indication of the uncertainties relating to the amount or timing of any outflow, and the possibility of any reimbursement. Where a provision and a contingent liability arise from the same set of circumstances, an entity makes the disclosures required in a way that shows the link between provision and the contingent liability. Where any of the information required is not disclosed because it is not practicable to do so, that fact shall be stated. अब ये सारी की सारी ऊपर बताई गई जो रिक्वायरमेंट है उसकी एग्जाम्पल्स हैं. डिस्क्लोजर. There is a pending litigation against the company for damages of rupees 20 million. किसी ने हमारे खिलाफ 20 मिलियन का सूट क्या किया है, फाइल किया, by customer alleging the defective performance by the company on 2 different contracts. However, no provision has been recognized because company lawyers are confident that the matter would be decided in company's favor, even if the claims turns out to be successful. Insurance company shall reimburse. यानी हमने ना सिर्फ लाइबिलिटी डिस्क्लोज की, रिकग्नाइज नहीं की, कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज की कि भाई हम पर ये क्लेम आ सकता है, लेकिन आया नहीं है, और अगर आ भी जाए तो इसका 50% कहाँ से रीइंबर्स हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से. उसके बाद एग्जाम्पल 60. Twin Track Limited is a construction company. During July 2025, an accident at construction site resulted in deaths and severe injuries to many workers. Families of deceased workers have filed compensation claims to 60 million. TTL's lawyers anticipate that the company would have to pay 20 million to settle the workers' claim. The chances of paying remaining amount is neither remote nor probable. तो क्या है? Possible. 60 मिलियन का दावा है, 20 मिलियन हमें पे होते हुए नजर आ रहे हैं, 40 मिलियन का आउटफ्लो जो है वो ना प्रोबेबल है ना रिमोट है, तो फिर क्या है? पॉसिबल. उसको डिस्क्लोज करेंगे. Provision are recognized where when there is present obligation, probable outflow, reliable estimate, all conditions as mentioned for provision are met to extent of rupees for the claims of families of workers. Therefore, a provision of rupees 20 million would be made. For remaining amount of rupees 40 million, it is not probable that an outflow of economic benefit will be required. Therefore, a contingent liability would be disclosed, giving information about nature, estimate of financial effect, indication of uncertainties and possibility of reimbursement. रिमेनिंग 40 मिलियन को डिस्क्लोज किया आपने बतौर कंटिजेंट लाइबिलिटी, और बताएं कि अगर ये भी आपके ऊपर क्या बन जाए, लाइबिलिटी बन जाए, अगर वर्ड्स आउटकम आ जाए तो फिर इसमें से कितना आपको रीइंबर्स हो जाएगा इंश्योरेंस से, कहीं से भी. ठीक है. फिर IS 37 में एक और पॉइंट है, एग्रीगेशन. इन डिटरमाइनिंग विच प्रोविजन और कंटिजेंट लाइबिलिटीज में बी एग्रीगेटेड टू फॉर्म अ क्लास. भाई वारंटी के साथ मिलकर क्लास बनाएगी. लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस, लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस के साथ मिलकर क्या बनाएगी? क्लास बनाएगी. डीकमीशनिंग लाइबिलिटीज मिलकर एक क्लास बन जाएंगी. समझे बात या नहीं? तो इस तरह हर प्रोविजन की अपनी क्या होगी? एक क्लास होगी. क्लास का मतलब वो कॉलम जिसमें एक जैसी प्रोविजंस क्या होंगे? मौजूद होंगे. इट इज नेसेसरी टू कंसीडर वेदर द नेचर ऑफ द आइटम इज सफिशिएंटली सिमिलर फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट अबाउट देम टू फुलफिल द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. यानी बहुत सारे प्रोविजंस को अगर आप एक क्लास बनाकर एक वैल्यू के तौर पे दिखाएंगे तो क्या ये सही होगा? तो अगर वो एक क्लास है तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन वो अगर अलग अलग क्लासेस हैं तो ये सही नहीं होगा. यानी आप वारंटी को
वारंटी को डैमेजेस के साथ एग्रीगेट नहीं कर सकते। An entity manufactures two electronic products, product A and product B. Product A is sold under warranty for 3 years, while product B is sold under warranty for 5 years. The provision of warranty on both products may be, क्यों क्लास क्या है, एक है, दोनों वारंटीज हैं। 61 एग्जाम्पल क्या कहती है, इट इज नॉट appropriate to aggregate the provisions of warranty and provision relating to legal proceeding for copyrights। ये दोनों अलग अलग प्रोविजंस है, वारंटी अलग प्रोविजन है, कॉपीराइट एक अलग प्रोविजन। उसके बाद कंटिंजेंट एसेट है, वेयर एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज अ ब्रीफ। जब देखो रीइंबर्समेंट एसेट वर्चुअली सर्टेन होने पर रिकॉग्नाइज हो, तो अगर इनफ्लो क्या है, प्रोबेबल है, वर्चुअली सर्टेन नहीं है, तो उसको डिस्क्लोज करेंगे बतौर कंटिंजेंट एसेट। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द कंटिंजेंट एसेट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड वेयर प्रैक्टिकेबल एन एस्टिमेट ऑफ देयर फाइनेंशियल इफेक्ट। It is important that disclosures for contingent asset avoid giving misleading indications of the likelihood of income arising, where any of the information required is not disclosed because it is not practicable to do so. That fact shall be stated. The company has filed a suit against one of its supplier for supplying faulty goods. हमारी कंपनी ने अपने सप्लायर के खिलाफ क्या किया है, केस फाइल किया। जब हम किसी के खिलाफ केस फाइल करेंगे तो अब क्या होगा, लाइबिलिटी नहीं होगी, एसेट होगा। लेकिन वो एसेट उस वक्त तक रिकॉर्ड जब तक के इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन ना हो। द अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्लेम्ड इज ₹35 million। द कंपनी लॉयर्स आर कॉन्फिडेंट दैट द सूट कंपनी शैल विन द सूट। मतलब हमारा 60% चांस है कि हम ये केस जीत जाएंगे। तो इनफ्लो अब क्या हुआ, प्रोबेबल हुआ, तो एसेट रिकॉग्नाइज नहीं किया, कंटिंजेंट एसेट के तौर पे क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। ठीक, अब वो कहता है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्क्लोजर जो हो वो आपके लिए नुकसानदेह हो। हर इंफॉर्मेशन आप नहीं पहुंचा सकते दूसरों को। यानी अगर आप किसी केस को कोर्ट में डिफेंड कर रहे हैं और आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही ये बात मान के बैठे हुए हैं कि आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है, तो ये तो सामने वाला इसको प्रूफ के तौर पे पेश कर सकता है ना कि इन्होंने फला ईयर के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें इस चीज़ को क्या माना, लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया। तो ये एक टेक्निकल मसला है, तो उस पर डिस्कशन किया है किसने, IAS 37। इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस डिस्क्लोजर ऑफ सम और all of the information required by IAS 37 disclosures can be expected to prejudice seriously the position of the entity in a dispute with other parties on subject matter of the provision, contingent liability or contingent asset. In such cases, an entity need not disclose the information but shall disclose general nature of the dispute together with fact that and reason why the information has not been disclosed. An entity is involved in a dispute with a competitor who is alleging that entity has infringed patents and is seeking damages of ₹100 million. The entity recognizes a provision for its best estimate of the obligation but discloses none of the information required by IAS 37. Liability क्रिएट करके अपने स्टेक होल्डर को बता दिया कि हम पर ये कहानी हो सकती, लेकिन बताया ये तफसील नहीं बताई कि ये लाइबिलिटी किस वजह से क्रिएट हो रही, ताकि स्टेक होल्डर का जो स्टेक है वो भी अंडरमाइन ना हो और हमारे डिस्क्लोजर की वजह से कोई उसको हमारे खिलाफ ही यूज ना कर सके। ठीक है,
डिस्क्लोजर क्या है? लिटिगेशन इज इन प्रोसेस अगेंस्ट द कंपनी रिलेटिंग टू डिस्प्यूट विद अ कॉम्पिटिटर हु एलिजेस द कंपनी हैज इन्फ्रिंज्ड पैटेंट्स एंड सीकिंग डैमेजेस ऑफ ₹100 million. The information is usually required by IS 37 is not disclosed on the ground that it can be expected to prejudice seriously the outcome of the litigation. तो हमने इसकी तफसीली इंफॉर्मेशन नहीं बताई कि सेटलमेंट कब तक होगी, हमारी जेब से पैसा कब तक जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये आउटफ्लो कब तक हो जाएगा, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो। इसका मतलब हम अपने आप को मेंटली तौर पर इस पेमेंट को होता हुआ दिखाने के लिए तैयार नहीं। प्रोविजन बना है, डिस्क्लोजर भी बना है, लेकिन डिस्क्लोजर के अंदर कम से कम इंफॉर्मेशन बताई गई। फिर आखिरी लाइन, द डायरेक्टर्स ऑफ द ओपिनियन दैट क्लेम कैन बी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, जो फैसला जो क्लेम हुआ है वो हम क्या करेंगे, उसको डिफेंड कर लेंगे और फैसला हमारे हक में आ जाएगा। जी जी, एग्जाम्पल 54 और 55 निकाल। एग्जाम्पल 54 और 55 निकाल, किताब ले लो भाई, लाजमी। एग्जाम्पल 54 और 55 निकाल, पढ़ें। कई दफ़ा पढ़ें, अंग्रेजी ऐसी है, कई दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ा? चलें देखते हैं। पास्ट पेपर का सवाल है, और जब ये सवाल आता है ना तो थोड़ा हैवी लोडेड किस्म का सवाल लगता है। मसला ये तो बहुत से बच्चे तो बोलते हैं जी पढ़ना ही नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके अगर सवाल क्या कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो आपको सवाल में आसानियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। शर्त है कि पढ़ लें बस। सवाल क्या है? Turquoise Limited is in the process of finalizing its financial statements for the year ended 30th June 20X9. Following matters are under consideration. आप कौन से साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज कर रहे हैं? 30th जून 20X9। ऑब्वियसली कहाँ फाइनलाइज कर रहे होंगे? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। अब IS 10 भी आ गया, IS 37 भी आ गया, मिक्स किस्म का क्वेश्चन आ गया। रिक्वायरमेंट पढ़ लें पहले ताकि आइडिया हो जाए कि किस सेंस में बात करनी है। डिस्कस हाउ अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ TL फॉर द ईयर एंडेड 30th June 20X9. सपोर्ट योर आंसर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेलिवेंट IFRS। यानी आप थोड़ा सा IFRS डिस्कशन में IFRS की जो लैंग्वेज है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसका तस्करा ज़रूर करें, ठीक है? लेकिन जवाब डिस्कशन मोड में देना है आप। पहला सवाल, ईयर एंड क्या है? 30th June 20X9। यहाँ क्या डेट लिखी हुई? ऑन 10 जुलाई 20X9। ईयर एंड के फौरन बाद, यानी ये वाकया कहाँ हो रहा है? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। ऑब्वियसली अकाउंट ऑथराइज फॉर इशू होने से पहले पहले हो रहा है। द ऑनर ऑफ द एडजेसेंट बिल्डिंग, करीब में ही एक बिल्डिंग है, उसका मालिक यानी पड़ोसी, फाइल्ड केस अगेंस्ट TL। पड़ोसी ने केस फाइल कर दिया TL के अगेंस्ट। क्या मांग रहा है भाई? 50 मिलियन रुपीस। 50 लाख नहीं, 5 मिलियन नहीं, 50 मिलियन, 5 करोड़ मांग रहा। The claim is made in respect of severe damages to his building during fire incident in TL's head office in 20X9. वो कह रहा है कि जो आग लगी थी TL के ऑफिस में, उसकी वजह से इसकी बिल्डिंग को भी क्या पहुंचा? नुकसान पहुंचा।
और ये किसकी लापरवाही की वजह से पहुंचा? टीएल की। टीएल को खुद तो नुकसान तो हो गया, लेकिन अब वो जो नुकसान किसको हुआ है? पड़ोसी को। तो पड़ोसी भी अपने डैमेजेस क्या कर रहा है? क्लेम कर रहा है। He is of the view that TL was negligent in maintaining fire safety systems in its head office. According to TL's lawyer, there is a 70% probability that TL would be found negligent. ये केस हारने की probability है 70% और जीतने की है there is present obligation. As a result of the past obligating event was negligence of the TL that exists during the reporting period. This is therefore an adjusting event. यानी मतलब IS 37 का मोड भी आ गया और IS 10 भी आ गया, ठीक है। एंड वुड नीड टू पे 40% ऑफ द अमाउंट क्लेम। देखो 70% प्रोबेबिलिटी है हमारे खिलाफ फैसला जाने की, आउटफ्लो प्रोबेबल है, लेकिन ये जो 40% है ये प्रोबेबल आउटफ्लो की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये अमाउंट का एस्टीमेट है। बराए मेहरबानी दो प्रोबेबिलिटीज को मिक्स मत कीजिएगा। एक प्रोबेबिलिटी है केस का फैसला हमारे खिलाफ आने की और एक है एस्टीमेट की। तो 50 मिलियन का 40% हमें पे करना पड़ेगा, ये बात क्या है? प्रोबेबल है। 40% itself does not create liability of an outflow. 40% यहाँ पर एस्टीमेट करने के लिए क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो असल में क्या है? 70%। जानबूझ के एग्जामिनर ने यहाँ 2% दी उस बच्चे को जो आधी अधूरी बात जहन में रखता है या सवाल ठीक से नहीं पढ़ता, वो कहानी घुमा के आ जाएगा एग्जाम में। तो 50 मिलियन का 40%, 20 मिलियन। तो आपको 20 मिलियन से प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है जी। और रिमेनिंग 30 मिलियन को डिस्क्लोज करना है बतौर कंटिजेंट लाइबिलिटी। और अगर आपको लगता है कि वो उसका आउटफ्लो क्या है? रिमोट है, तो फिर वो भी डिस्क्लोज नहीं करना। तो इसमें एग्जामिनर आपसे ज़रूर ये सुनना चाहता है कि केस तो फाइल हुआ है कहाँ पर? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। फिर भी आप अपनी लाइबिलिटी अज्यूम करते हैं रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर या नहीं? तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन as a result of past obligating event. The obligating event was negligence of TL in maintaining fire safety system, ठीक है, which creates legal obligation under the law. कोई भी कानून होगा जिसके तहत which existed at the end of the reporting period. This is an adjusting event. ये जवाब भी दिया आपने। Outflow is considered as probable as there is a 70% chance that TL would be found negligent. तो आउटफ्लो क्या हो गया? प्रोबेबल हो गया। अब आखिरी बात क्या है? रिलायबल एस्टीमेट। एज पर लॉयर्स ओपिनियन 40% of the amount claimed, that is 20 million, is the reliable estimate of the outflow that is required to settle the obligation. Therefore, provision should be raised at rupees 20 million for legal cost and damages. भाई हिम्मत करनी है, लिखना है। हिम्मत किए बगैर कुछ नहीं होने वाला, पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। आया समझ या नहीं आया? था गया कहां आके इसमें? चलो, इन May 20X9 TL's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज, देखो डेट देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
आप ईयर एंड कहाँ कर रहे हैं? 30 जून 20x9 पर। ये कहानी कब बता रहा है? मई 20x9 पर। टीएल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रीलोकेट इट्स ओरिजिनल ऑफिस फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। रीलोकेशन भी रीस्ट्रक्चरिंग है। कुछ एम्प्लॉयज़ आपके साथ चल पड़ेंगे नए इलाके में, कुछ यहीं खैराबाद कह देंगे आपको। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या क्रिएट करेगी? रिडंडेंसी। याद है या नहीं याद? रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन की बात हो रही है। और रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन कब क्रिएट होता है? जब आपके पास डिटेल्ड फॉर्मल प्लान हो। अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड इफ द entity has detailed formal plan and communication of that plan in a sufficient manner that create valid expectation on the part of those affected by it। हाँ हाँ तो सब कर रहे हो तुम, लिख कुछ नहीं रहे हो तुम लोग। In this respect, detailed plan was approved by the management and formal public announcement was made in June। इसका मतलब ईयर एंड से पहले पहले फॉर्मल प्लान भी आ गया और अनाउंसमेंट भी हो गई। देयर इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। द प्लान टू कंप्लीट द रीलोकेशन बाय December 20x9। और हमें अनकरीब रीलोकेशन इम्प्लीमेंट होती हुई भी नजर आ रही। डिले नहीं आ रहा। अगर ज़्यादा डिले हो, साल 2 साल इतना फ़र्क हो इम्प्लीमेंट होने में, तब भी हम कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अज्यूम नहीं करेंगे, अगर याद हो तो। यानी कम से कम जिस पीरियड पे आप लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में सेटल होती हुई नज़र आनी चाहिए। ये सेंस है इस बात। डिले वाली सारी बातें गुजर चुकी हैं, इसको रिकॉल कर लें, छोटे छोटे पॉइंट्स अपने पास ड्रॉ कर लें। Related costs have been estimated as under। रिडंडेंसी पेमेंट कितनी देनी पड़ेंगी आपको? प्रोविजन का क्या बना दें? पार्ट बना दें। कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस इक्विपमेंट टू लाहौर, ये तो एसेट्स की मूवमेंट है ना, ये आपकी ऑन गोइंग एक्टिविटी है। क्या है? ऑन गोइंग एक्टिविटी। यानी ये आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आप ये मैंडेटरी क्या करें, आप ये इक्विपमेंट यहीं पर बेच कर और उस जगह के लिए कोई नया इक्विपमेंट बाय कर सकते। ठीक है ना, इसको अवॉइड कर सकते, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज एग्रीइंग टू रीलोकेट, मतलब कुछ लोग अपनी फैमिली समेत कहाँ जाएंगे? साथ जाएंगे, तो उनको रीलोकेट करने के लिए आप क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। उसका भी इसको रीस्ट्रक्चर करने से कोई ताल्लुक नहीं है। सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द, और जो शख्स इस सारे काम को सुपरवाइज कर रहा है, जाहिर सी बात है उसकी सैलरी आपके बिजनेस का नॉर्मल रूटीन है, कोई इजाफी सैलरी नहीं है। जैसे अगर आपने कोई लॉयर इन्वॉल्व किया होता, वो एडिशनल अमाउंट होता जो आप इस केस में क्या करते? पे करते। जैसे कल लास्ट क्लास में लीगल कॉस्ट आई थी तो उसको हमने कंसीडर किया था। लेकिन अगर ये सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल मैनेजर है तो उसको सैलरी, ये रिलोकेशन होती तब भी मिलती, ना होती तब भी मिलती। वो सैलरी ड्यू हो रही है वक्त गुजरने पर, ना के रीलोकेशन या रीस्ट्रक्चर होने पर। वो वैसे भी लाइबिलिटी बननी है, कब बननी है? वक्त गुजरने पर। उसका इस एक्टिविटी से, यानी इस अमाउंट का लाइबिलिटी बनने का इस एक्टिविटी से कोई ताल्लुक। हाँ, इस एक्टिविटी के लिए हम उसको अगर कोई अलग से फीस पे करते, इस एक्टिविटी के लिए हम उसको अलग से कोई क्या करते, तो फिर इस एक्टिविटी की वजह से वो फीस हम पर क्या बन जाती? लाइबिलिटी बन जाती।
एक्टिविटी पूरी होने पर। बहरहाल तो रीस्ट्रक्चरिंग का डिटेल फॉर्मल प्लान है, पब्लिक अनाउंसमेंट है, ईयर एंड पे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई डिले नज़र नहीं आ रहा, तो आउटफ्लो क्या है, प्रोबेबल है और रिलायबल एस्टीमेट है। तो आप क्या करेंगे, 20 मिलियन से रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। उसके बाद TL had 6,000 unsold units of product A as on 30th June। TL के पास ईयर एंड पर इन्वेंट्री, अनसोल्ड इन्वेंट्री बेटा, प्रोडक्ट ए इन्वेंट्री होगी ना आपके लिए। TL के पास 6,000 यूनिट्स अनसोल्ड पड़े हैं प्रोडक्ट ए के, कब, 30 जून पर। एक्वायर्ड एट ₹500 पर यूनिट। हर यूनिट कितने का खरीदा था आपने, 6,000 इंटू 500 कर दो, 3 मिलियन। 3 मिलियन क्या बन जाएगी आपकी कॉस्ट, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट है। इन जून 20X9 जून, द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए हैज फॉलन टू ₹350 पर यूनिट। जून के महीने में ही इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, एकदम से डिक्लाइन करके। TL acquires product A under a contract in which TL has to buy 10,000 units of product A per month for ₹500 per unit। ठीक है जी। The contract is valid till August 20X9। दो बातें आ गई, जो इन्वेंट्री अनसोल्ड पड़ी हुई है उसकी NRV 150 रुपए से क्या है, कम है कॉस्ट के मुकाबले में। आवाज ही नहीं है आप लोगों की। तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 माइनस 350, NRV लॉस कितना है, 150 को मल्टीप्लाई करो किससे, 6,000 से, यस 2.9 लाख, 0.9 मिलियन, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए आपका क्या हो गया, NRV लॉस हो गया। ठीक है। दूसरे नंबर पर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप अब मुस्तकबिल में जुलाई और अगस्त के महीने में इन 2 महीने की इन्वेंट्री जो है वो मार्केट वैल्यू से 150 रुपए ज़्यादा पे खरीदने के लिए क्या हो, बाउंड हो। ये वैसे आपका फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ने इस लॉस को आपको आज का लॉस बना दिया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो हम 500 रुपए के रेट पर महंगी इन्वेंट्री ना खरीदते। तो अब हम मजबूर हैं 350 की इन्वेंट्री आगे भी 500 में खरीदने के लिए। कब तक, अगस्त तक। तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट लॉस क्या करना है, आज रिकॉर्ड करना है। तो TL हैज टू बाय 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए पर मंथ फॉर ₹500 पर यूनिट। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 150, कितना, 3 मिलियन का हमें इस इन्वेंट्री खरीदने की वजह से क्या होगा। और अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहें, इफ TL डिसाइड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट देन इट मस्ट पे कैंसिलेशन पेनल्टी ऑफ ₹। तो प्रोविजन बनता है लीस्ट अवॉइडेबल आउटकम पर। ये जुमले बोलने हैं बेटा। तो लीस्ट अवॉइडेबल आउटकम क्या हुआ, 3 मिलियन। तब यहां पर 9 लाख से आप इन्वेंट्री को कॉस्ट से लाओगे NRV पर और उसको NRV लॉस के तौर पे एडजस्ट करोगे, और 3 मिलियन आप ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का क्या रिकॉर्ड करोगे, प्रोविजन रिकॉर्ड। कोई ऐसी चीज के पास, ये ज्यादा पुराना पास पेपर नहीं है वैसे, बताऊं मैं आपको, ये 5-6 साल के अंदर अंदर ही फॉल कर रहा हो। थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा हौसला रख लें, टॉपिक से मत भागे।
एक दफ़ा आपने डर ख़त्म कर दिया ना अपना, तो आपसे ये सवालात बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत दरकार है कि पढ़ना है और आंसर समझना है, और आंसर को अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से क्या करना है, कनेक्ट कर देना। ये काम अगर आपने कर लिया तो टॉपिक हो गया। उसके बाद TL सेल्स प्रोडक्ट बी विद अ वारंटी ऑफ 12 months दो द मैन्युफैक्चरर। ये भी क्लास की एग्जाम्पल है, लेकिन देखो क्लास की एग्जाम्पल सिंपल होती है, एग्जामिनर उसको किस तरह आपके लिए एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड याद होगा आपको कि रिटेलर कंपनी प्रोवाइड्स द गारंटी बट मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स इट्स ओन गारंटी। याद तो होगा। ऐसा कुछ था या नहीं था? तो जहां पर आपने अपनी वारंटी पे चीज बेची है, वहां पर आप अपनी वारंटी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करते, सामने वाले से मिलने वाले अमाउंट को रीइंबर्समेंट के तौर पे क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। याद होगा ना। जहां पर ज्वाइंट गारंटी वाला केस था, वहां पर आप अपने हिस्से को अपने ऊपर क्या मानते हैं, लायबिलिटी मानते हैं, लेकिन जो हिस्सा मैन्युफैक्चर से बिलोंग करता था उसको कंटिजेंट लायबिलिटी मानते थे, क्योंकि वो हिस्सा आपको पे करना था उसके डिफॉल्ट करने पर। ये सब याद है या नहीं याद? लेकिन देखो ये वही केस है, लेकिन कितना डिजाइन किस लेवल पे किया गया है, इसको आपके सामने डिस्प्ले ऐसा किया गया है कि कोई नया केस हो। TL sales product B with a warranty of 12 months. Though the manufacturer, that is Sulphur Limited, provides warranty of 8 months only. देखा कमाल है। आप सल्फर की प्रोडक्ट जिसकी वारंटी 8 महीने है, कितनी वारंटी में बेच रहे हैं? इसका मतलब आप अपनी वारंटी दे रहे नहीं दे रहे? इसका क्या मतलब हुआ? इस लाइन को पढ़ते ही दिमाग में क्या आना चाहिए भाई, अगर कस्टमर वारंटी क्लेम लेने आ गया शुरू के 8 महीनों में, तो मुझे आगे से रीइंबर्समेंट मिल जाएगी। सीधा मतलब है इस बात का। और अगर कस्टमर 8 महीने बाद आया लेकिन 12 महीनों के अंदर अंदर आया, तो रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगी। फिर सिर्फ वो लायबिलिटी किस पर है? मुझ पर है। कुछ समझे मेरी बात या नहीं? लेकिन अगर ये लाइन पढ़ के ऐसा कुछ ख्याल, तो हमारा कोई थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं है। वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल। वारंटी सर्विसेज एसएल खुद प्रोवाइड कर रहा है। एसएल कौन? However, TL is responsible if SL fails to honor its obligation of this warranty. ये जुमले ने कहानी का रुख बदल दिया। इस जुमले ने कहानी का रुख बदल दिया। कैसे? उसने 4 केसेस को मिलाकर एक केस बना दिया। हमने पढ़ा था रिटेलर कंपनी प्रोवाइड्स गारंटी, मैन्युफैक्चरर ऑल्सो प्रोवाइड्स गारंटी। हमने पढ़ा था रिटेलर कंपनी डज नॉट प्रोवाइड एनी गारंटी, मैन्युफैक्चरर कंपनी प्रोवाइड गारंटी। तो रिटेलर के पास जो भी क्लेम आएंगे वो उसको आगे भेज देगा। ये लाइन ये कह रही है वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल, यानी आपके पास अपना कोई सेपरेट वारंटी का सेटअप नहीं है। इस लाइन का क्लियर मतलब ये है कि जब भी आपके पास वारंटी क्लेम्स आते हैं तो आप उनको आगे भिजवा देते हैं। यानी आसान लफ्जों में शुरू के 8 महीने को तो आप अपने ऊपर लायबिलिटी ही नहीं मान रहे। हर चीज का आइडिया होना चाहिए पढ़ने का। वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल। एसएल कौन भाई? इस लाइन का क्लियर मतलब है कि जो भी टीएल के पास आता है क्लेम लेने के लिए, टीएल उसको कहाँ भिजवाता है? और सल्फर क्लेम कब करेगा? जब वो 8
महीने के अंदर हो, और अगर 8 महीने गुजर चुके हों तो फिर टीएल को खुद कहीं इंतज़ाम करना होगा किसी थर्ड, और उसको ठीक करवा कर देना होगा। फिर टीएल की जेब से क्या होगा, एक्सपेंडिचर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतनी क्लियर बात लिखी हुई है, लेकिन वो क्लियर बात हमें सिर्फ हमारा डर, खौफ और सवाल को ठहर के ना पढ़ना समझने के रास्ते में रुकावट बन। ठीक है। However, TL is responsible if SL fails to honor its obligation for this warranty. यानी 8 महीने का अमाउंट भी हम पे जब लाइबिलिटी बनेगा, जब SL डिफॉल्ट करेगा, और 4 महीने का तो लाइबिलिटी है ही हम पर, क्योंकि वो तो इजाफी वारंटी है। If warranty claim arises within, SL does not charge any cost. However, SL charge rupees 500, rupees 1000, rupees 2500 for minor, moderate and major defect in respect of respectively in each unit if the defect arises in the expected warranty period of 4 months offered by TL. The probability that the claim in respect of a unit sold may arise is under. फर्स्ट 8 मंथ्स में 12% प्रोडक्ट्स जो होंगे वो माइनर वारंटी क्लेम्स में आएंगे, अगले 4 महीनों में 6% होंगे, फर्स्ट 8 महीनों में मॉडरेट क्लेम्स के लिए 7% प्रोडक्ट आएंगे, और अगले 4 महीनों में 10%। मेजर ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 20x9 a total of rupees 12,000 units of product B has been, इस अकाउंटिंग पीरियड में कितने यूनिट बेचे आपने? 12,000। 12,000 में से जो इस प्रोबेबिलिटी से निकलेंगे वो यूनिट्स वो होंगे जो 8 महीने में आ जाएंगे। यानी अगर मैं 12,000 का 12% निकालूं, लिखवाओ बेटा लिखवाओ, मैं ये हर एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं, रिदम बना लो पढ़ने का। 12,000 का 12%, इस पे एक्सपेंडिचर किसने किया, हमने या एसएल ने? एसएल ने। जबरदस्त। 12,000 का 7%, 840। 12,000 का 4%, 480। उसके बाद 12,000 का 6%, 720। 12,000 का 10%, 12,000 का 5%। 12 और 6 कितने हुए? 18। 10 और 7 कितने हुए? 17। 18 और 17 कितने हुए? 35। 35 और 5 कितने हुए? 40। 40 और 4 कितने हुए? 49। रेस्ट कितना है? 51%। तो 12,000 का 51% प्रोडक्ट क्लेम में आएगा ही नहीं, ना पहले 8 महीनों में ना अगले 4 महीनों। कितना? 6,000। 12,000 में से 6,120 माइनस कर दें, 5,880 इन सब का सम होना चाहिए। यार आपका दिमाग बिल्कुल भी, आप बिल्कुल, हाँ जाहिर सी बात है भाई, टोटल 12,000 है ना, उसमें कुछ किसने क्लेम किए? मैन्युफैक्चरर ने। कुछ हमने क्लेम किया और कुछ क्लेम के लिए आई नहीं। क्यों फर्क आ रहा है? फिर परसेंटेज का फर्क होगा, परसेंटेज दोबारा निकाल लो। 18 और 17, 44। मैंने 49 गलत बोल दिया। 12,000 का आप निकालो 56%, 6,000 12,000 में से माइनस कर दो,
और इन सब का सम 5280 आना चाहिए। समझे हैं कुछ बात या नहीं? सुन ले सुन, ठीक है। अब उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2019, 12,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी हैज बीन सोल्ड बाय टीएल एंड वारंटी कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.2 million हैज बीन पेड टू एसएल इन रिस्पेक्ट ऑफ। ये जुमला क्या, यही तो बाउंसर है। इसका मतलब यह क्या हुआ, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जब रिमेनिंग 4 महीनों के अंदर वारंटी क्लेम आता है तो वो भी हम क्लेम करवाते किससे हैं? एसएल से, लेकिन उसके अपनी जेब से, क्योंकि वो वारंटी हमने दी है, एसएल ने नहीं दी। यानी हमारे पास वारंटी क्लेम करने की अपनी जाती कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो 1.2 मिलियन की सेटलमेंट हुई हुई है, ये भी उन वारंटी क्लेम्स के लिए हुई हुई है जो रिमेनिंग 4 महीनों के हैं। क्योंकि ये किसने पे की है? हमने। तो हम कब पे करते हैं? लास्ट 4 मंथ्स। तो इसका मतलब पहले आप क्या करें, इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो प्रोविजन की वैल्यू बनती है वो निकालें, उसमें से जो प्रोविजन ऑलरेडी सेटल्ड है क्या कर दें, उसको माइनस कर दें। कैसे? कितने यूनिट आएंगे 4 महीने के अंदर? माइनर डिफेक्ट वाले 720 निकल गए। जवाब नहीं दिया आपने। 720 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 720 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 500 से। 1200 को मल्टीप्लाई कर दो, यार बोलते नहीं आप लोग, 1000 से। और 600 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से। ये आंसर बताओ अब यहां। 3 लाख, यार 720 इंटू 500, 3,60,000। छः सौ इंटू 2500 कितना? 15 लाख। $30,60,000 का हम पर ड्यूरिंग द ईयर क्या क्रिएट हुआ? लाइबिलिटी। लेकिन कुछ लाइबिलिटी ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट भी होती हैं और सेटल भी हो चुकी होती हैं। तो एसओएफपी में तो हमेशा क्या आता है? बैलेंस सीडी आता है। इसकी डबल एंट्री कैसे बनाओ? देखो, इसकी डबल एंट्री सिखा रहा हूं मैं आप। किसकी बुक में बन रही है डबल एंट्री? हाँ, वारंटी कॉस्ट डेबिट 3,60,000। प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 3,60,000। आवाज ही नहीं आई बेटा। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आप इस लाइबिलिटी का कुछ हिस्सा ऑलरेडी सेटल कर चुके हो, उसकी एंट्री। प्रोविजन डेबिट कितने से? 1.2 मिलियन से। और बैंक क्रेडिट 1. ये तो आपको समझाने के लिए मैंने सिंपल वे में रख दी बात, लेकिन बात सिंपल नहीं है, बात टेक्निकल है। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते इस बात को। जो अमाउंट पेड है वो रिकॉर्डेड भी है, बचपन से सिखाता हुआ आ रहा हूं। ये लाइबिलिटी का एस्टीमेट है। ये नहीं सुन रहे ना आप लोग? नहीं सुन रहे तो बोल रहा हूं। ये लाइबिलिटी का एस्टीमेट है, उसमें से ये पेड भी है। और तो मसला ये है कि आज एडजस्टमेंट आएगी इस अमाउंट से 18,60,000 से। जिस तरह आप, ये वही मामला है, सैलरी एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में उतना दिखता था जितना पेड था और रिकॉर्डेड था, लेकिन जो सैलरी इनकर्ड हुई थी वो उससे ज़्यादा थी।
तो जो एक्चुअल इनकट हुई थी उसमें से आप पेड को माइनस करके जो रिमेनिंग बैलेंस इनकट था लेकिन पेड, उसको लाइबिलिटी मानते थे। तो अब मसला ये है कि ये तो मैंने एंट्री जब बनाई जब जो पेड अमाउंट हो वो भी रिकॉर्डेड ना हो और मैं उसको रिकॉर्ड करूं। लेकिन मैं प्रैक्टिकली टेक्निकली बात करूं, अगर इसकी एंट्री बन चुकी है तो ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट हुई होगी उसकी अकाउंटेंट ने एंट्री क्या पास की होगी? वारंटी कॉस्ट डेबिट, लाइबिलिटी नहीं, बैंक क्रेडिट। तो वारंटी कॉस्ट ऑलरेडी 1.2 से डेबिट हुई हुई है। यस सर। मजीद डेबिट कितने से करूं? 18,60,000 से, ताकि दोनों मिलके कितने बन जाएं? 3 लाख। और लाइबिलिटी क्रिएट तो 3,60,000 से हुई, लेकिन उसमें तो सेटल लाइबिलिटी कितनी है? 12 लाख की। तो लाइबिलिटी नेट बची कितनी ईयर एंड पर? तो हमें एडजस्टमेंट ईयर एंड पे इतने अमाउंट से पास कर, क्योंकि ये अमाउंट पेड भी होना चाहिए और क्वेश्चन के मुताबिक। तो असल डबल एंट्री नेट अमाउंट से, वारंटी कॉस्ट डेबिट 18,60,000 से, प्रोविजन 18,60,000। अब ये वो बचकाना गलतियां हैं जो बेसिक अकाउंटिंग याद ना होने की वजह से या होना ना होने की वजह से करके आ रहे होते हैं। और ये बहुत थे तो ये सोचते हैं कि यहाँ तो ये तो अब बड़ा लेवल है, अब तो हम बड़े हो गए, अब इतनी छोटी छोटी बातें कौन सोचे। ये तो सोचने की अब हमें ज़रूरत ही नहीं है। मजाक नहीं कर रहा, ये भी सोचते हैं यार वो तो बच्चों वाला लेवल था, अब ये भी यहाँ सोचे क्या? ये तो सीआर का लेवल है, इतना कौन सोचे। घर बैठ के तसल्ली से इसके जवाब को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक सवाल और है, नाबा पावर लिमिटेड। मैं कल की क्लास के अंदर आपको इसका जो इफ्रिक है, चेंज एंड डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, वो करवाऊंगा। लेकिन आप इस दरमियान में आप बराए मेहरबानी रोज का, मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालता, अगेन टॉपिक ऐसा है ना, इस टॉपिक को क्या चाहिए? तसल्ली, कंसिस्टेंसी और तसल्ली से पढ़ना। आप ज़्यादा नहीं करो, रोज की एक एग्जाम्पल करो, कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, पेपर तक आपके लिए टॉपिक कोई बड़ी चीज़ ही नहीं होगा, रिटेन भी रहेगा, याद भी रहेगा। देखो, नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सवाल ये नहीं है कि नहीं आया, तो सवाल ये आ गया तो फिर क्या हो। 17 नंबर का सवाल देखना, फिर उसके ऊपर एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के देखना। अगर बहुत फूल झाड़ रहा हो बच्चों के ऊपर तो समझ जाना अगली बार फिर आएगा। ये 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है ना बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ी है। और जिसने ये जल्दी लिख के निपटा दिया उसने अपने दूसरे न्यूमेरिकल्स के लिए कितना वक्त बचा लिया। बस शर्त ये है कि उसकी ग्रिप में होगा तो वो लिखेगा, वरना तो वो पढ़ेगा ही नहीं और बोलेगा आखिर में करूंगा अगर टाइम बचा तो। आपको एग्जामिनर कमेंट में लिखा हुआ मिलेगा कि कितने % बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को अटेम्प्ट करने की भी जहमत नहीं करते। फिर कितने % बच्चे ऐसे हैं जो इसके अंदर पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। जरा पढ़ के तो देखें इन तमाम चीजों। बुक की एग्जाम्पल है, इसके बाद अगली एग्जाम्पल यही है। जो अभी हमने एग्जाम्पल है उसके बाद अगली एग्जाम्पल यही है, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल भी कर लें रोजाना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी।